अगर तुम एनिमे फैन हो तो एक नाम ऐसा है जो तुमने जरूर सुना होगा, सोलो लेवलिंग। आज के टाइम पर ये सिर्फ एक एनिमे नहीं, ये एक फिनोमिना बन चुका है। हर जगह जिन्बो का नाम, शैडो आर्मी के एडिट्स, मोनार्क्स के फाइट्स और इनसेन पावर मूवमेंट्स। लेकिन क्या तुमने कभी रुक कर सोचा है कि इस कहानी की असली शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिन्बो से पहले क्या था, हंटर से पहले क्या था, और सबसे बड़ा सवाल, ये वॉर आखिर शुरू ही क्यों हुई? क्योंकि सोलो लेवलिंग की दुनिया सिर्फ डंजन्स और मॉन्स्टर्स की कहानी नहीं है, ये है गॉड्स, बिट्रेयल, लॉयल्टी और एंडलेस वॉर की कहानी। तो आज मैं तुम्हें ले चलूंगा बिल्कुल शुरुआत पे, जब ना अर्थ थी, ना इंसान थे, ना मॉन्स्टर, सिर्फ डार्कनेस थी। शुरुआत में सिर्फ दो चीजें एग्जिस्ट करती थी, लाइट और डार्कनेस, और इन दोनों के बीच एक एग्जिस्टेंस, एक बीइंग जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट बीइंग। यह सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का क्रिएटर था, सबसे पहला, सबसे पावरफुल और सबसे ऊपर। वो कुछ भी क्रिएट कर सकता था, लाइफ, वर्ल्ड्स, बीइंग्स, एनर्जी, सब कुछ। सिंपल शब्दों में वो गॉड था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, पावर होने के बाद भी वो अकेला था। और जब तुम्हारे पास इटर्निटी हो तो बोर्डम सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसे कुछ एक्साइटमेंट चाहिए थी, कुछ एंटरटेनमेंट, और इसी बोर्डम ने एक दिन पूरे यूनिवर्स की डेस्टिनी चेंज कर दी। एब्सोल्यूट बीइंग ने डिसाइड किया कि वो लाइफ क्रिएट करेगा। सबसे पहले उसने लाइट से कुछ डिवाइन बीइंग्स बनाए। ये बीइंग्स काम थे, डिसिप्लिन थे और प्रोटेक्टिव नेचर के थे। उन्हें नाम दिया गया रूलर्स। फिर उसने डार्कनेस से कुछ और बीइंग्स बनाए। ये एग्रेसिव थे, डिस्ट्रक्टिव थे और केओस पसंद करते थे। उन्हें नाम दिया गया मोनार्क। अब तक सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर एब्सोल्यूट बीइंग ने उन्हें ऑर्डर्स दिए। रूलर्स को कहा प्रोटेक्ट क्रिएशन, मोनार्क्स को कहा डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। बस इतना ही। और इसी एक कमेंट ने एक इटर्नल वॉर शुरू कर दी। सोचो, दो साइड्स, दोनों गॉड लेवल पावर के साथ, एक साइड प्रोटेक्ट करना चाहती थी और दूसरी साइड डिस्ट्रॉय। उनकी हर फाइट प्लैनेट्स तोड़ सकती थी, उनकी एनर्जी से डायमेंशंस क्रैक हो जाते थे। ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं थी, ये थी एपोकलिप्स लेवल वॉर। और ये वॉर दिन, महीने, साल नहीं, हजारों सालों तक चली। और बैटल में रूलर्स मरते, मोनार्क्स मरते, पर कोई एंड नहीं। सिर्फ ब्लड, सिर्फ डिस्ट्रक्शन, सिर्फ सफरिंग। एक दिन रूलर्स में से एक पावरफुल बीइंग थक गया। वो एब्सोल्यूट बीइंग के पास गया। उसने कहा, हम तुम्हारे लॉयल सर्वेंट्स हैं, हम दुनिया बचाने के लिए लड़ रहे हैं, पर हम मरते जा रहे हैं, हमें और पावर दो। उसे लगा गॉड उनकी मदद करेगा, लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग ने कुछ नहीं बोला। ना आंसर, ना सिंपैथी, ना रिएक्शन, सिर्फ साइलेंस। उस मोमेंट पर रूलर्स को पहली बार डाउट हुआ, और जब उन्होंने सच समझा तो सच दिल तोड़ देने वाला था। उन्होंने रियलाइज किया कि ये वॉर प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये वॉर जस्टिस के लिए नहीं है, ये वॉर सिर्फ एंटरटेनमेंट थी। एब्सोल्यूट बीइंग उन्हें चेस पीसेस की तरह यूज कर रहा था। उनकी डेट्स उसके लिए सिर्फ एक गेम थी। वो थ्रोन पर बैठकर सिर्फ उनका खून देखकर एंजॉय कर रहा था। और उसने स्ट्रिक्ट रूल्स भी बना रखे थे, गॉड की वर्शिप करो, उसकी प्रेज करो और अपनी लॉयल्टी ब्लड से प्रूव करो, और अगर फॉलो नहीं किया तो डेथ। तो रूलर्स को समझ आया कि मोनार्क्स उसके दुश्मन नहीं, उसके असली एनिमी उनका क्रिएटर्स ही है। और फिर रूलर्स ने डिसीजन लिया, और सबसे डेंजरस डिसीजन, हम गॉड को ही मार देंगे। उन्होंने प्लान बनाया, सब एग्री भी हो गए, लेकिन एक रूलर ने मना कर दिया। और वो कौन था? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एशबॉर्न। एशबॉर्न सबसे पावरफुल था, सब उसे रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन वो सबसे लॉयल भी था। उसने कहा, चाहे जो हो, मैं अपने क्रिएटर के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और जब बाकी 7 रूलर्स रिविलियन करने निकले, एशबॉर्न ने उनका सामना किया अकेला, 1 वर्सेस 7। बैटल इतनी इंटेंस थी कि स्पेस तक क्रैक हो गया, लेकिन नंबर्स मैटर करते हैं। एशबॉर्न हार गया और ऑलमोस्ट डेथ के एज पर छोड़ दिया गया। बाकी रूलर्स गए और एब्सोल्यूट बीइंग को किल कर दिया। आयरनी देखो, जो गॉड सबको क्रिएट कर सकता था, वो खुद फाइट नहीं कर सकता था। वो सिर्फ क्रिएटर था, वॉरियर नहीं। और इस तरह गॉड मर गया। जब एशबॉर्न मरने वाला था, तब उसके अंदर एक हिडन पावर एक्टिवेट हुई। एब्सोल्यूट बीइंग ने उसके अंदर सीक्रेटली एक गिफ्ट छुपा रखा था, एक पावर जो किसी और के पास नहीं थी, शैडो पावर। डेड को जिंदा करने की एबिलिटी, उन्हें अपना सोल्जर्स बनाने की एबिलिटी। इन्फिनिटी आर्मी। उस मोमेंट एशबॉर्न रूलर नहीं रहा, वो बन गया शैडो मोनार्क। अब बैलेंस चेंज हो गया। एशबॉर्न के पास एंडलेस आर्मी थी, हर डेड एनिमी उसका सोल्जर बन जाता, उसकी पावर टेरिफाइंग थी। इवन मोनार्क्स उससे डरते थे। वॉर फिर से
से शुरू हुई और इस बार शैडो मोनार्क सबसे डेंजरस एग्जिस्टेंस बन गया। टाइम के साथ मोनार्क्स का नेक्स्ट टारगेट बना अर्थ। तब ह्यूमंस वीक थे, नॉर्मल लोग, कोई मैजिक नहीं, कोई पावर नहीं। वार हुई और ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई। रूलर्स ने एक डिवाइन टूल यूज किया, कप ऑफ रीइंकार्नेशन। टाइम रिवाइंड हो गया 10 साल पीछे। उन्होंने बार बार ट्राई किया पर रिजल्ट से ह्यूमैनिटी फिर मर जाती। तब उन्होंने न्यू प्लान बनाया, गेट्स ओपन किए, डंजन्स लाए, माना इंट्रोड्यूस किया ताकि ह्यूमंस एडप्ट करे, हंटर्स बने और फ्यूचर में फाइट कर सके। लेकिन ऐशबॉर्न को भी एक वेसल चाहिए था, एक इंसान जो उसकी पावर हैंडल कर सके, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि नॉर्मल इंसान उसकी पावर से मर जाता। उसे चाहिए था कोई जो बार बार डेथ फेस करे पर गिव अप ना करे। और फिर उसने चूज किया संग जिन ऊ, सबसे वीकेस्ट हंटर, ई रैंक। लोग उसका मजाक उड़ाते थे पर उसका विल सबसे स्ट्रॉन्ग था और वही बना नेक्स्ट शैडो मोनार्क। तो दोस्तों ये थी सोलो लेवलिंग की असली हिस्ट्री। ये सिर्फ एक एक्शन स्टोरी नहीं है, ये है गॉड का बिट्रेयल, लॉयलिटी का सेक्रीफाइस और एक इंसान का राइज जो दुनिया का सबसे पावरफुल बन गया। अगर तुम्हें ये डीप एक्सप्लेनेशन पसंद आई लाइक जरूर करना, कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एनिमे नहीं देखते, हम उसकी कहानी समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।